जाए। Greeting, ladies and gentlemen. I am Pushpa Sharma and I am from Nandial. I am a student of Aptitude Spoken and Computer Institute. Today, I have not come to defend any ideology. Today, I have come to talk about a systemic truth: transparency in governance. Transparency, यानी पारदर्शिता का सीधा अर्थ है people must know how power is used, how money is spent and how decisions are made. लेकिन सच्चाई तो यह है कि पारदर्शिता सिर्फ भाषणों में दिखाई देती है, व्यवहार में गायब रहती है। आंकड़े चुनिंदा रूप से जारी किए जाते हैं, रिपोर्ट में बदलाव की जाती है, संसद की बहस को जल्दी में निपटा दिया जाता है और जन सलाह को केवल औपचारिकता बना दिया जाता है। This is not governance, this is control. अगर हम सरकार द्वारा किए गए कुछ वादों की बात करें तो आंकड़े बताते हैं the mission has allocated GOI budget for rupees 48,000 crore for the 100 cities. और यह वादा किया गया कि 2022 तक भारत में 100 स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। लेकिन 2022 तक भारत में एक भी स्मार्ट सिटी देखने को नहीं मिला, जिस कारण इस योजना को हमारी सरकार द्वारा 2 साल और बढ़ाया गया। बजट अब बढ़कर करंट बजट का 3 गुना हो गया, यानी 1,64,163 करोड़। लेकिन ग्राफ देखा जाए तो इस योजना का अब तक 20% काम भी नहीं हो पाया है और हमारी सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए 2047 की बात करती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो वादा हमारी सरकार द्वारा 2022 में किया गया था उसे पूरा करते देखने के लिए हमें 2047 तक का समय लग जाएगा। आज अगर बात हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की करें तो 2009 से 2014 के बीच हमारे देश में शिक्षा के लिए बजट 2 लाख करोड़ था, जो कुल बजट का 4 से 5% हुआ करता था। लेकिन अब 2014 से 19 तथा 2019 से 26 तक की आंकड़े की बात करें तो वह बजट घटकर 1,80,000, 1,90,000 और फिर 1,12,000, यानी कि सीधी 50% की कटौती। हमारी सरकार ने देश के पैसे को शिक्षा पे खर्च होने से बचाया और जो 2 लाख करोड़ शिक्षा पे खर्च हो रहे थे उनमें से 1 लाख करोड़ को बाहर निकाल लिया। लेकिन ये पैसे गए कहाँ? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 2009 से 2014 के बीच हमारी सरकार जो चुनाव पे पैसा खर्च करती थी वो 2,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब 2014 से 19 और 19 से 26 तक की आंकड़े की बात करें तो वो पहले की तुलना में 2 गुना हो गया है, यानी कि काम कम हुआ है और प्रचार प्रसार ज्यादा। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम हमारे देश के नागरिक जो सरकार से प्रश्न नहीं पूछते। माना कि समय के साथ बजट में बढ़ोतरी जायज है, लेकिन यह सिर्फ चुनाव पर ही लागू क्यों होता है? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्यों नहीं? इसलिए उठिए, सरकार से प्रश्न पूछिए। अगर आज हम अपनी बात अपने देश की टैक्स व्यवस्था की करें तो I have a citizen of India, I have to pay tax on the money I earn. I have a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. And I have a citizen of India, I have to pay tax on things I sell. And moreover, pay tax on things that is already taxed for the money that is already taxed. Just imagine.
लेकिन हमारे देश की समस्याएं कम नहीं पड़ सकती। आज जो हमारे सामने अरावली जैसी बड़ी समस्या खड़ी है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सरकार को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। 2022 में पोल्यूशन की वजह से जो 17 लाख लोग मरे थे ना, वो आपकी और मेरी तरह आम नागरिक थे। वो अरावली की पहाड़ी जो हमारे देश को हजारों आक्रमणकारियों से बचाया, वो अरावली की पहाड़ी जो नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान ना बनने देने का एकमात्र कारण है, और वो अरावली की पहाड़ी जो माउंट एवरेस्ट बनने के शायद हजारों साल पहले से इस भारत में है। They are at danger place। आज हमारे देश की स्थिति कुछ इस कदर हो गई है कि जनता आपस में लड़ती है, जनता आपस में लड़ती है जात धर्म के नाम पर। बुलडोजर है लगे हुए सब अपने अपने काम पर। दूषित हवा, प्रदूषित पानी, दूषित हवा, प्रदूषित पानी, बंधक जंगल और जमीन, मुंसिफ बनकर बैठ गए हैं गांधी जी के बंदर भी। भारी पड़ता यहाँ करेला, भारी पड़ता यहाँ करेला, मीठेपन में आम पर। जनता आपस में लड़ती है जात धर्म के नाम पर। दोस्तों, हमारे देश की सबसे गहन समस्याओं में से हो गया है ये जातिवाद और भ्रष्टाचार, जो अपने जड़ें गहराता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई बात करता है हिंदू राष्ट्र की, तो कोई बात करता है मुस्लिम राष्ट्र की, तो कोई खालिस्तान की बात करता है। लेकिन मैं कहती हूँ मैं अमल पसंद हूँ, मैं कहती हूँ मैं अमल पसंद हूँ। मेरे देश में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मुझे लाल हरे में मत बांटो। मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। हमारी संवेदना हमारे देश के प्रति होनी चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, किसी सरकार के प्रति नहीं। अगर सरकार अच्छा काम करे तो उनका समर्थन करे, लेकिन उनके गलत निर्णयों पे उनका विरोध भी करे। पॉलिटिक्स को हेट करना जवाब नहीं। The answer doesn't lie in hating politics. The answer lies in educating ourselves. The answer lies in recognize the power that we have and using that power. अगर आप एक बेहतर देश, एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर राज्य चाहते हैं तो वो बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से होगा। बेशक हमें से हर कोई एमएलए नहीं बन सकता, हमें से हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, लेकिन हमें से हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। हम तय कर सकते हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी खामोशी नहीं सुनी जाएगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी। इसीलिए उठिए, सियासत में हिस्सा लीजिए, चाहे वो छोटे पैमाने पे क्यों ना हो। अपनी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी से शुरू कीजिए। युवाओं के लिए कहना चाहूंगी कि अपनी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी से शुरू कीजिए, लेकिन सियासत में हिस्सा लीजिए और ये आवाज उठाइए कि रावण नहीं हम बनने देंगे, रावण नहीं हम बनने देंगे। साधुओं के भेष में मजहब नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम की देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, फौलादी हिंदुस्तान है ये, कोई दुर्योधन की जाग नहीं और भगत सिंह की इस गिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं, खालिस्तान की मांग नहीं। इसके लिए हमें देश के युवाओं को सख्त होना पड़ेगा, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। उनको समझना होगा कि भगत सिंह की फोटो को गाड़ी के पीछे लगा लेना असली क्रांति नहीं होती। उनको समझना होगा कि 30 सेकंड का रील का ज्ञान पाकर कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, और उनको समझना होगा कि जो एक सेल्फी के लिए नेताओं के पीछे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, उसे असली राजनीति सब नहीं समझी जाती। तो ऐसे में एक युवा पीढ़ी से बेहतर कल की अपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे एक सही सोच और
हो जाए, विवेकानंद हो जाए। अंत में मैं एक छोटी सी कविता के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी।